अच्छा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हमारे पास एक सेक्शन जो है उसके अंदर हमारी ये डिस्कशन होती है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स कौन कौन से हैं और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स कौन से हैं। इसमें जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो तो वही है जो रेशोज हमने मुख्तलिफ पेपर्स में पहले पास्ट में पढ़ी हुई हैं, जो हमने F7 में भी पढ़ी हुई है, F9 में भी पढ़ी हुई होंगी, दूसरे पेपर्स में भी पढ़ी हुई होंगी। समथिंग न्यू इज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जो मॉडल्स कवर्स होते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड एक ये मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर कवर होता है, और एक मॉडल इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। समटाइम्स स्पेसिफिकली इन्हीं मॉडल के नाम से सवाल मेजॉरिटी बना हुआ होता है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। उसके बाद तीसरा हिस्सा इस टॉपिक में होगा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि अगर एक डिविजनल सेटअप बना हुआ है तो उस डिविजनल सेटअप में किसी एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है। उसमें दो टेक्निक्स कॉमन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, एक ROI और दूसरा RI, यानी कि रेशोज, दोनों रेशोज हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इम्प्लीकेशंस वगैरह इसमें कवर होती है। और इसके साथ एक और चीज हमारे पास इसमें कवर होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि जब एक कंपनी अपनी दूसरी कंपनी को बेचती है, एक डिवीजन जब दूसरे डिवीजन को बेचता है, तो विद इन द डिवीजन जो प्राइस चार्ज की जाती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है कि प्राइस क्या चार्ज की जाएगी। फिर इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक कनेक्टेड है, नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है। ये ओवरऑल एरिया है इसके अंदर, और कुछ फिर डेटा इंफॉर्मेशन, IT स्किल्स वगैरह, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन। तो एक कंप्लीट हमारे पास सेक्शन सी में देर विल बी अ 20 मार्क क्वेश्चन, जो कि ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि परफॉर्मेंस मेजर्स में फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकते हैं, कुछ थ्योरी भी हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज ही बन सकती है। तो इफ अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो पहले हम बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स का रीकैप जो हमने पास में पढ़ा हुआ है। किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को नॉर्मली असेस किया जाता है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर। वो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें पास्ट इंफॉर्मेशन से मिल जाते हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से मिल जाते हैं। तो उस हिस्टोरिकल और पास्ट इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हम बिजनेस को असेस करने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया। सो नॉर्मली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं वो हमें एक व्यू तो दे रहे होते हैं कंपनी का, कि कंपनी ने अपने पास्ट में कैसा किया, लेकिन वो हमें ये नहीं बता रहे होते कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। सो ऐसा नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक एरिया को वो टारगेट कर रहे हैं, दूसरा एरिया जो होगा वो हमें नॉन फाइनेंशियल के जरिए असेस करना पड़ेगा क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। तो ये जो है वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को बता रहे होते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं वो सिर्फ वो चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं जो फाइनेंशियल टर्म्स में पॉसिबल होती है। जो नॉन फाइनेंशियल डेटा होता है उसको ये एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए सोर्स हमारे पास क्या होता है, सोर्स होता है इनकम स्टेटमेंट, जहां से हमें प्रॉफिटेबिलिटी का पता लग रहा होता है। सोर्स होगा हमारे पास बैलेंस शीट, जहां से हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, रिस्क, लिक्विडिटी का पता लग रहा होगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां से हम लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करते हैं। ये हमारे पास सोर्स होते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अब इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड रेशियोज हैं जो हमने पास्ट में भी पढ़ी हुई हैं, तो उसको हम जरा क्विकली गो थ्रू करेंगे। कि अगर हमें ये असेस करना है कि किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तो हम उसके लिए कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर हमने एक रेशियो पढ़ी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक F7 F9। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसा है उसका,
उसने सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट किया, अच्छा है बुरा है, परफॉर्मेंस क्या इंडिकेट कर रही है, ठीक है। सो आइडियली हाई जीपी मार्जिन इज अट्रैक्टिव। अब वो हाई जीपी मार्जिन अगर आ रहा होगा या लो जीपी मार्जिन आ रहा होगा तो उसका हमें सिनेरियो से एक रीजन आइडेंटिफाई करना है, एक या दो रीजन आइडेंटिफाई करने हैं कि अगर कंपनी की जीपी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हाई जीपी मार्जिन का एक रीजन हम ये निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई होगी, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई और सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई है तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है तो प्राइसिंग के टॉपिक में ये डिस्कशन की जाती है कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से रेवेन्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी। तो हमें इलास्टिसिटी भी देखनी पड़ेगी। इलास्टिसिटी या तो जो रिस्पॉन्ड होता है वो इलास्टिक रिस्पॉन्ड होता है प्रोडक्ट का, या फिर इन इलास्टिक रिस्पॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज की प्राइस में 10% इंक्रीमेंट करना चाहता हूं तो उसका जो रिस्पॉन्ड आएगा, रूल क्या है, एज प्राइस इंक्रीजेस सो डिमांड डिक्रीजेस, रूल ये है। सो ऑब्वियस ही बात है कि कंपनी को भी ये पता होगा कि अगर वो प्राइसेस को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो रिड्यूस होगी, और हमारा जो रेवेन्यू होता है इज अ मल्टीपल ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो हम ये देखेंगे कि अगर हमारी प्राइस जो है वो 10% से राइज हो रही है तो कितना इम्पैक्ट क्वांटिटी के ऊपर पड़ रहा है। अगर क्वांटिटी भी इक्वल परसेंटेज से डिक्रीज होती है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल क्वांटिटी फॉल होती है, और सपोज क्वांटिटी फॉल होती है बाय ओनली 8%, इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक रिस्पॉन्स, वीक रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब है हमारा जो रेवेन्यू होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम 10% राइज इन प्राइस करते हैं और यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्ड आ जाता है कि डिमांड 12% से फॉल हो जाएगी, विच इज इलास्टिक रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब है रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नाउ इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर समवन कि प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू गिर रहा है, एंड समटाइम्स प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी। तो जीपी मार्जिन बढ़ना, सेलिंग प्राइस का बढ़ना, ये सेलिंग प्राइस का कम होना जीपी मार्जिन को हिट करता है। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ती है तो अल्टीमेटली क्या होगा, जीपी मार्जिन गिर जाएंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर लो होती है तो जीपी मार्जिन जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये दो फैक्टर्स की बेसिस पर हम जीपी मार्जिन को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मार्जिन और होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ये कैलकुलेट कर रहा होता है कि आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। अब इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बना सकते हैं और चाहे तो इससे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बना सकते हैं। इंटरप्रिटेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं या बुरे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉल हो रहा है तो इसको फॉल होने में एक तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का इम्पैक्ट होगा, दूसरा जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो होगा आपके कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंडिचर। आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो राइज हो गए इस दफा ना, आपके एक्सपेंसेस बढ़े हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरी है। अब एक्सपेंसेस कौन से बढ़े हैं, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस के बारे में। अब हमारे मार्केटिंग एक्सपेंस हो सकता है बढ़ गए हो सकता है हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे हमने कोई खर्चा किया हो सकता है R&D के एक्सपेंडिचर हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी कॉस्ट बढ़ गई हो। इट माइट बी एनीथिंग। तो उसको पोस्टमार्टम किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर इस दफा हमने ज्यादा किया है जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो फॉल हुई है, और अगर वो एक्सपेंडिचर फ्यूचर में
सपोज हमें अच्छा इम्पैक्ट देके जाएगा, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर द टाइम बिंग गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या आएगा? उस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट ये आएगा कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से काफी बेनिफिट्स होते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी, लाइक पहले वो एक काम कर रहा था 1 घंटे में, वो काम वो आधे घंटे में कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, और कॉस्ट पर यूनिट अगर कम होगी तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी इन फ्यूचर। लेबर की कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सो ओवरऑल इसका फायदा है। इसी तरह से अगर R&D पे एक कंपनी काम कर रही है, देखने में तो ये लग रहा है कि R&D बेकार होता है ना, फॉर द टाइमिंग तो आपको लग रहा होगा R&D पे पैसा खर्च हो रहा है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम उसे लेके जा रहे हैं एज एन एक्सपेंस, तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन यही R&D अगर सक्सेसफुली हमने कर लिया, तो इससे हम क्या करते हैं, इस R&D का फायदा ये उठाते हैं कि इससे हम न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। अब यहां पर मैं कुछ नॉन फाइनेंशियल टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ फाइनेंशियल डेटा से। जैसे मैंने प्रोडक्टिविटी का जो वर्ड इस्तेमाल किया, ये नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में आती हैं। इसी तरह हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का वर्ड इस्तेमाल किया, ये ऐसा चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नहीं हम पता कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर्स की एबिलिटी, वर्कर्स की कैपेबिलिटीज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये सब नॉन फाइनेंशियल टर्म्स हैं जिसको देखकर भी हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर कभी भी अगर वो बढ़ रहा है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि गलत है, अनटिल अनलेस कि उसका फ्यूचर में हमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आ जाए। फिर तीसरा हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी का टूल है, जिसको हम डिविजनल मेजर में भी पढ़ेंगे डिटेल में, और वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरी रेशियो से प्रॉफिटेबिलिटी से इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आइसोलेशन में बता रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट किया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। $1 की अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो उस $1 की इन्वेस्टमेंट पे मैंने कितना पैसा जनरेट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड की हमारी डेफिनेशन होती है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहां से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ना दिया हुआ तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट से निकाल सकते हैं दूसरी डेफिनेशन। अगर डेटा ना दिया हो तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये इंडिकेट ये करता है कि अगर हाई ROCE आ रहा है, हाई रोस आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि कंपनी अच्छी है, या अगर लो रोस आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी बुरी है। इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि अगर हाई रोस आ रहा है तो उसका क्या वजह है। अगर उसकी वजह इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी है, फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो रोस बढ़ेगा। लेकिन अगर उसकी वजह फॉल इन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कम किस रीजन की वजह से हुआ। सिर्फ ये नहीं कि हम देखेंगे और कहेंगे कि, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस साल हमने अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को रीपे कर दिया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज रीपे कर दी हमने। तो जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कम होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ना इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, तो लॉन्ग टर्म डेट्स कम हुई, इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ, ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, ROC बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये अच्छा है या बुरा है, इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। फर्दर इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और वो होती है एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन। ये इसकी सेकेंडरी रेशियो है।
इसमें हम इसके रीजन देख रहे हैं कि इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने के रीजन क्या है, क्या वजह है जो ये इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। अब फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर चेंज हुआ होगा तो या तो एसेट टर्नओवर की वजह से हुआ होगा या प्रॉफिट मार्जिन की वजह से हुआ होगा। तो ये रूल याद रखा जाए कि प्रॉफिट मार्जिन की वजह से अफेक्ट हो रहा है तो वो एक जेन्युइन पिक्चर दे रहा होता है, लेकिन अगर एसेट टर्नओवर की वजह से हुआ है वो भी एक मिसलीडिंग इफेक्ट दे सकता है। तो ये मिसलीडिंग रेशो है, काफी मिसलीडिंग इफेक्ट देती है ये। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने इन्वेस्टमेंट करके कितनी सेल्स जनरेट की, यानी कि ये हमें ये बता रहा होता है कि आपका एसेट्स जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन कैसी है। अगर फॉर एग्जांपल हाई एसेट टर्नओवर है हमारे पास, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरी एसेट यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है। अब हाई एसेट टर्नओवर कैसे हुआ होगा, उसकी वजह ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने सेल्स कैसे ज्यादा जनरेट की, उसमें एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का रोल हो सकता है कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट बना दिया, उसकी इनिशियल बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो लोगों में एक हाइप क्रिएट हो गई, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो ऐसा है कि क्योंकि एसेट टर्नओवर की डेफिनेशन में भी नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस की वजह से एसेट टर्नओवर, लाइक अगर कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं कम कर दूं तो एसेट टर्नओवर बढ़ जाएगा, एसेट टर्नओवर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आरओसी बढ़ जाएगा, लेकिन ये मिसलीडिंग इफेक्ट देगा। तो आरओसी को हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आरओसी किस वजह से बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से बढ़ा, वेल एंड गुड। कैपिटल एम्प्लॉयड की चेंजेस की वजह से बढ़ा तो चेक करेंगे कि क्या वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि अकाउंटिंग में जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो ये जो डेप्रीसिएशन है ये इम्पैक्ट डालता है एसेट की वैल्यू के ऊपर, और एसेट चेंज होते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होता है तो आरओसी भी चेंज हो जाता है। तो हमें इसको केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी बनती है लिक्विडिटी, कैश फ्लो पोजीशन, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में हम दो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ये हमारी वर्किंग कैपिटल पोजीशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसके साथ हम क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो करंट एसेट माइनस स्टॉक्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आइडियल 2:1, आइडियल 1:1, लेकिन ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज कहलाती हैं। बहुत लार्जली ये किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, या आपकी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही होती है कि आपकी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन गिर रही होगी या आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ रही होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा रेशियो जो है वो गिर रहा है तो ये मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न होगा कि हमारी लिक्विडिटी में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो लिक्विडिटी का मैटर अगर आपको रिजॉल्व करना है, वजह दरियाफ्त करनी है, तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल रेशियोज की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपनी वर्किंग कैपिटल पोजीशन को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि हमारी वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैसी है, और वर्किंग कैपिटल पोजीशन देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा अपनी इन्वेंट्री की पोजीशन को, अपने रिसीवेबल्स की पोजीशन को, और अपने पेबल्स की पोजीशन को। जब हम इन्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तो हमें अंदाजा होगा कि हमारी जो लिक्विडिटी है करंट वो अफेक्ट हो रही है, इससे हमारी फ्यूचर लिक्विडिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसको फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे वन बाय वन। तो अगर फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री टर्नओवर की बात की जाए, अब इन्वेंट्री टर्नओवर भी निकाल सकते हैं और इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज भी निकाल सकते हैं। डेज को इंटरप्रेट करना कंपैरेटिवली आसान होता है, इसलिए डेज पे बात करते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू इन्वेंट्री, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज के लिए 365। अब ये जो भी आंसर आएगा, सपोज अगर ये आंसर आता है 30 डेज, तो ये 30 डेज अच्छा है बुरा है, इसके लिए हमारे पास एक कंपैरिजन होना चाहिए।
कंपैरिजन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं बता सकते कि ये अच्छा है या बुरा है। और वो कंपैरिजन लास्ट ईयर भी हो सकता है परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए, वो इंडस्ट्री एवरेज भी हो सकता है। ज्यादा बेहतर ये कि दोनों इंफॉर्मेशन मौजूद हो, ताकि हम लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर सकें और इंडस्ट्री एवरेज से भी कंपेयर कर सकें कि कैसा है। अब ये जो भी अभी डिस्कशन हमारी चल रही है, ये आपको F7 में भी काम आती है, F9 में भी काम आती है, F5 में भी काम आती है। फाइनेंशियल रेशियोज हर जगह काम आती हैं, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल साइड है वो सिर्फ पीएम के पेपर में काम आती है। वो आगे F7 में और F9 के अंदर काम नहीं आती। तो F5 में या पीएम के पेपर में जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आप जैसे मैंने कहा कि उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है, बैलेंस स्कोर कार्ड। तो वो जो स्कोर कार्ड है उसके अंदर भी फाइनेंशियल मौजूद है, कि एक फाइनेंशियल एलिमेंट है, दूसरे नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। फाइनेंशियल को भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं और नॉन फाइनेंशियल को भी इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे लिए। तो अब इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इन्वेंट्री को जल्द से जल्द सेल करें। अब इन्वेंट्री को अगर हम जल्द से जल्द नहीं सेल करते तो होल्डिंग कॉस्ट हमारी इनकर्ड हो रही होगी, उसको हमें देखना है। इन्वेंट्री हमारी ऑब्सलीट हो सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई स्लो मूविंग स्टॉक पड़ा हुआ होता है तो वो आपकी लिक्विडिटी को हिट कर रहा होता है। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाती है कि कैसे उसे जल्दी सेल किया जाए। सही है। बल्क परचेज डिस्काउंट दे दिए जाते हैं कस्टमर को, इंसेंटिव दिए जाते हैं, बाय वन गेट सेकेंड वन फ्री, बाय वन गेट सेकेंड वन एट 50% कॉस्ट। इस तरह की चीजें की जाती हैं ताकि स्टॉक टर्नओवर को बढ़ाया जाए। स्टॉक में हमेशा हम टर्नओवर को इंक्रीज करने की बात करेंगे कि इंडस्ट्री के मुकाबले में हम जल्दी बेचें। इसी तरीके से अगर हम रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लिक्विडिटी के लिए। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो हमें कितने दिन में पे कर रहे हैं। तो एवरेज रिसीवेबल्स लेंगे हम, उसको क्रेडिट सेल्स से डिवाइड करेंगे और 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज जो भी 365 डेज दिए हुए या 360 दिए हुए। कलेक्शन पीरियड हमें ये बताता है कि हम कितने दिन में कस्टमर से पेमेंट ऑन एवरेज कलेक्ट कर लेते हैं। सपोज अगर आंसर आता है 45 डेज, तो ये हमारा कलेक्शन पीरियड है। अब ये कलेक्शन पीरियड हो सकता है कि हमारे स्टैंडर्ड पीरियड से बढ़ गया हो सकता है हमारे इंडस्ट्री के पीरियड से ज्यादा हो, इंडस्ट्री प्रैक्टिस कुछ और हो, कम हो, ज्यादा हो। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने ये जो पीरियड है हमारा ये ज्यादा क्यों आ रहा है, और इसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो पूरा एक प्रोसेस होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम अपनी क्रेडिट कस्टमर की पॉलिसीज को रिव्यू करेंगे कि वो सही है या गलत है। क्रेडिट देने का जो प्रोसीजर होता है वो चेक करेंगे। इसके अलावा हम क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर जाएंगे कि हमारा क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस कैसा है। हम अपने क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस को अगर आउटसोर्स कर दें तो उससे क्या एफिशिएंसी हासिल होती है। कस्टमर अगर डिले कर रहा है तो उससे बैड डेट्स हो रहे हैं, बैड डेट्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इन सारी टेक्निक से हम काम कर सकते हैं। हमारा एजेंडा होना चाहिए टू मिनिमाइज, टू रिड्यूस। अगर हम इसे जल्दी कलेक्ट कर लेंगे तो इट विल इम्प्रूव माई लिक्विडिटी पोजिशन, क्योंकि जितना कस्टमर डिले करेगा उतना हमें ओवरड्राफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और ओवरड्राफ्ट फ्री में नहीं होता, इट विल कॉस्ट यू इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। लाइकवाइज जो तीसरा एलिमेंट है कि हम अपने सप्लायर को कब पेमेंट करते हैं। टेक्निकली तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आप किसी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। तो रीजनेबल होना चाहिए इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस, इफ क्रेडिट परचेजेस आर नॉट अवेलेबल देन COGS एग्जाम में ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये आंसर आ रहा है लाइक 30 डेज, तो हम अपने सप्लायर से 30 डेज का क्रेडिट ले रहे हैं। जितना ज्यादा हमारा सप्लायर का क्रेडिट पीरियड होगा उतना हमारे ओवरड्राफ्ट कम होते हैं ना। अब हमें देखना है कि क्या हम टाइम पर पे कर रहे हैं, लेट पे कर रहे हैं। अगर हम लेट पे करेंगे तो क्या होगा, अगर हम जल्दी पे करेंगे तो क्या होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
सप्लायर अगर हमें डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो शुड वी टेक डिस्काउंट और पे अर्ली और पे ऑन टाइम। अगर हम लेट पे करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। यहां से हम असेस कर लेते हैं कि हमारी लिक्विडिटी कैसी है। उसके बाद तीसरा हमारे पास कैटेगरी बनती है रिस्क को मेजर करना। बिजनेस अपने रिस्क को मेजर कर रहा होता है। तो कुछ बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, कुछ बिजनेस कम रिस्क लेते हैं। तो रिस्क को मेजर करने के लिए हमारे पास एक रेशो होती है जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल गियरिंग। फाइनेंशियल गियरिंग के जरिए रिस्क को मेजर किया जाता है। फाइनेंशियल गियरिंग का एक फॉर्मूला होता है डेट हमारे पास कितनी है ओवर इक्विटी इंटू 100। फाइनेंशियल गियरिंग का एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं जो कि इस जैसा ही है, जैसे डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। ये टोटल गियरिंग का फॉर्मूला है। दोनों में इंटरप्रिटेशन का फर्क है, रीजन दोनों का एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं कि 500 का डेट है और 500 की इक्विटी है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 100%। और अगर मैं कहता हूँ 500 का डेट है, 500 का डेट है और 500 की इक्विटी है, तो अब आंसर कितना आएगा? 50%। तो यहां पर हम ये कंपेयर कर रहे होते हैं कि जो रिस्क है ना वो कैसे बढ़ता है जब डेट इंक्रीज होता है, वो इक्विटी से ज्यादा हो जाता है या इक्विटी के नियर अराउंड होता है, तो डेट इंक्रीजेस एंड कंपनीज फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस, डेट बढ़ने से। अब वो फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि जब डेट इंक्रीज होता है तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है। प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, यू हैव टू पे। तो हम अपने ऊपर ये बर्डन लेना चाहते हैं कि हमारा लोन बहुत ज्यादा हो और हमें हर साल इंटरेस्ट देना हो, चाहे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो या ना हो। सो कंपनी सोचती है कि उन्हें लो लेवल ऑफ गियरिंग के ऊपर जाना चाहिए या हाई लेवल ऑफ गियरिंग पे जाना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, यानी कि हमारी इंटरेस्ट देने का पोटेंशियल कैसा है, हमारे प्रॉफिट कैसे हैं। प्रॉफिट अगर अच्छे हैं तो हमें ज्यादा डेट ले लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉफिट अगर हमारे वीक हैं तो फिर हमें लो डेट के ऊपर काम करना चाहिए। इसी का एक सेकेंड रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा रिस्क मेजर करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट कितना है और इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 का प्रॉफिट अवेलेबल है और 100 का इंटरेस्ट है तो हमारा आंसर आएगा 10 टाइम्स। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आई हैव द एबिलिटी टू पे माई इंटरेस्ट 10 टाइम्स। इतनी मेरी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी। सो ये अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाए, 7 पे आ जाए, 8 पे आ जाए, 5 पे आ जाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट राइज हो रहा है, या मेरा प्रॉफिट फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो कवरेज रेशियो है वो गिर रहा है। अच्छा, जब हम पैसा लेने जाते हैं किसी से, चाहे हम लेंडर से पैसा लेने जाएं, फाइनेंसिंग का एक सोर्स होता है हमारे पास लेंडर, दूसरा सोर्स होता है शेयर होल्डर। अगर हम दोनों की पोजीशन को चेक करें तो लेंडर ये देखेगा कि मेरे पास इंटरेस्ट जो मुझे मिलना है, क्या कंपनी की एबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट दे सकती है, तो लेंडर इंटरेस्टेड है पीबीआईटी सिचुएशन के ऊपर। और जो शेयर होल्डर है वो देख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कुछ बचेगा जो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे अपने डिविडेंड की पड़ी होगी, लेंडर को अपने इंटरेस्ट की पड़ी भी होगी। तो आइडियली 3 टाइम्स या इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो भी कवरेज रेशो है ये सूटेबल कंसिडर किया जाता है कि आपके पास जितना इंटरेस्ट हो तो उसके 3 टाइम्स आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। ये जर्नली हम फाइनेंशियल रेशोज के ऊपर एक इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल रेशोज कैसी हैं और उसको हमें कैसे इवेल्युएट करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल बनता है, जैसे पास पेपर का क्वेश्चन है, तो इसमें फाइनेंशियल की भी कुछ डिटेल होंगी हमारे पास।
नॉन फाइनेंशियल्स की भी डिटेल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लैट 20 मार्क्स का सवाल, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डिस्कस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस for the year ended June 2007. There are 5 marks available for calculation and 15 marks available for, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस स्टूडेंट के लिए ये होता है कि कैलकुलेशन के मार्क्स कम और थ्योरेटिकल डिस्कशन के मार्क्स, एनालिटिक्स के मार्क्स ज्यादा। तो नॉन फाइनेंशियल यहाँ पे बड़ा की रोल प्ले करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस तरह के सवाल करने के लिए कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ होता है ना स्पेसिफिक, ये किस कंपनी का केस है, ये कंपनी क्या करती है, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उसको बेस बनाया जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दिए, फाइनेंशियल सेल्स दी हुई है, अदर रेवेन्यू दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दी हुई है, जीपी मार्जिन निकल सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, रोस निकल सकता है। अब आगे नॉन फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है, एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एवरेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिपीट कस्टमर्स नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम जब इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो उसने यहाँ कहीं नहीं बताया कौन सी रेशियोज निकालो, तो हम डेटा को देखकर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी रेशियोज निकालनी है। जो अगर डेटा प्रॉफिटेबिलिटी का दिया हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाल लेंगे, अगर उसमें लिक्विडिटी चेक की जा सकती है तो लिक्विडिटी निकाल लेंगे। तो ऐसा सवाल नहीं आएगा कि जिसमें कहा जाएगा कि ये प्रॉफिटेबिलिटी निकालो। प्रॉफिटेबिलिटी या जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो भी समटाइम्स हमें अपनी मर्जी से देखनी पड़ेंगी कि क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। मुझे एक बिजनेस को एनालाइज करना है तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए मैं उसे कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज कर सकता हूं बाय कंसिडरिंग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सफिशिएंट क्यों नहीं है? इशू रिलेटेड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपको ये कहे कि जी हमने तो ये सुना है फॉर एग्जांपल कि जी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर इतना इनफ डेटा होता है कि उसकी बेसिस पर आप कंपनी को जज कर लेते हैं, तो आपको नॉन फाइनेंशियल की क्या जरूरत है? तो जरूरत है, ऐसा नहीं है कि नॉन फाइनेंशियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, इस साल हमने अपना प्रॉफिट चेक किया, ग्रॉस प्रॉफिट वो राइज हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम अगली दफा ये कहेंगे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा? नॉट नेसेसरी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस साल आपकी प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर डिफेक्ट्स आए हों, कस्टमर कंप्लेंट्स आई हों। अगर हमने उन कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं किया तो उससे हमारी फ्यूचर सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी फ्यूचर सेल्स अफेक्ट हो जाएंगी। अब हम अपनी करंट सेल्स के ऊपर मुतमईन हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमारी कस्टमर कंप्लेंट लास्ट के मुकाबले में बढ़ी है और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। तो नॉन फाइनेंशियल अगर हमने नहीं देखे तो उससे हमारी फ्यूचर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सो व्हाट इज द इशू? इशू नंबर 1, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के साथ इशू नंबर 1, शॉर्ट टर्मिज्म। इनका जो व्यू होता है ना वो होता है शॉर्ट टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजर्स को ये कहा जाए कि जी अगर आपने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया, आपने अगर प्रॉफिटेबिलिटी 15% तक पहुंचा दी तो आपको बोनस मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजर्स होंगे वो कोशिश करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे लॉन्ग टर्म पे। वो ऐसे स्टेप्स ही नहीं लेंगे जिससे आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन अच्छे हों, बल्कि वो ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे आपके शॉर्ट टर्म डिसीजन अच्छे हों। वो कहेंगे फॉर द टाइम बिंग अभी कर लो ये काम, मसलन एक इन्वेस्टमेंट करनी है हमें, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट अगर इस साल हो जाती है तो उससे फ्यूचर में फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा, रोज गिर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कट इन इन्वेस्टमेंट, इस साल इन्वेस्टमेंट मत करो, बाद में देखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपने नहीं की तो आपकी कॉम्पिटिटर्स ने कर देनी है, तो एज ए रिजल्ट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपका चला जाएगा, आपका कॉम्पिटिटर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले लेगा। तो फाइनेंशियल में ये थोड़ा सा एक मसला आता है कि ये लॉन्ग टर्म फोकस करने के बजाय शॉर्ट टर्म फोकस करते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल डेटा जो होता है ना वो इजीली मैनिपुलेट हो सकता है।
सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन इजीली। वजह, अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस करना है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो अकाउंटिंग के मेजर्स है, अकाउंटिंग के तरीके से निकल सकती है, तो मैं उसे मैनिपुलेट करने के बहुत सारे तरीके अडॉप्ट कर सकता हूँ। विंडो ड्रेसिंग की जाती है, क्रिएटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की जाती है, विंडो ड्रेसिंग हो गई, क्रिएटिव अकाउंटिंग हो गई, ये सारे टूल्स मैनेजमेंट अडॉप्ट करती हैं ताकि वो अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सके। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देना, एस्टिमेशन को आगे पीछे कर देना, ये सारे काम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिलेइंग द कॉस्ट, अगर कॉस्ट डिले कर दी जाए तो उससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। इस साल की कॉस्ट अगले साल दिखा दें, प्रोविजन आगे पीछे कर दें, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, अंडर स्टेटिंग प्रोविजन, अंडर स्टेटिंग अक्रूवल, लायबिलिटी कम कर दें, एक्सपेंस कम हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से एक्सेलरेट कर दें रेवेन्यू को। अब रेवेन्यू के स्टैंडर्ड हमें ये करने देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन रेवेन्यू को अगर इन्फ्लेट कर दिया जाए, एक्सेलरेट कर दिया जाए, जल्दी दिखा दिया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर इन्वेंट्री की पॉलिसी चेंज कर दी जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से एवरेज पे आ जाएं, एवरेज से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे आ जाएं, तो उससे इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाएगा, उससे भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल डेटा सब्जेक्ट टू मैनिपुलेट, यानी कि हम कहेंगे इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। मैनिपुलेशन तो किसी भी चीज में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेशन थोड़े से इजी तरीके से हो जाती है। तीसरा रीजन, ये हमें हाफ हार्टेड पिक्चर बताता है, डू नॉट कन्वे द फुल पिक्चर। ये हमें फुल पिक्चर नहीं बताता, ये हमें पिक्चर का एक साइड बताता है कि जी ये परफॉर्मेंस है, पिक्चर की जो दूसरी साइड है वो मिसिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी, प्रॉफिट अच्छे हैं, प्रॉफिट्स आर गुड, बट कस्टमर कंप्लेंट्स भी बढ़ रही हैं साथ साथ, नाउ दैट इज नॉट गुड। लेकिन अगर सिर्फ फाइनेंशियल पे फोकस करेंगे तो हमारे फ्यूचर रिजल्ट्स प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल पे फोकस करेंगे तो इसका मतलब है हम फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ब्रॉड रेंज ऑफ मेजर्स होने चाहिए ना, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होने चाहिए, फाइनेंशियल भी होने चाहिए और नॉन फाइनेंशियल भी होने चाहिए। अब ये बेस बन रहा है यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की इंपॉर्टेंस पे हमने बात की। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। स्टूडेंट को प्रॉब्लम इस टॉपिक में क्यों होता है, जब उसे पता है कि ये टॉपिक आने वाला है तो उसको प्रॉब्लम होने की वजह ये होती है कि दिस टॉपिक रिक्वायर्स यू टू एनालाइज, थिंक क्रिटिकली सिचुएशन में जाके। तो ये आपको कंपनी स्पेसिफिक मिलेंगे, ये ऐसे नहीं होते जैसे लाइक ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी ये सब की एक जैसी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी सब निकालते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर जो ना कंपनी स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फूड पांडा, अब फूड पांडा जो है इसकी आप नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकाल रहे हैं, तो वो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो एमरेट्स के नहीं होंगे, एमरेट्स के थोड़े से डिफरेंट होंगे। फूड पांडा एक डिलीवरी बिजनेस है, एमरेट फूड पांडा फूड डिलीवर करता है, पार्सल डिलीवर करता है, एमरेट्स बंदे डिलीवर करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो देखा जाए तो काम तकरीबन एक ही कर रहे हैं, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस अलग है। इसकी वजह से अब ये नहीं कह सकते कि जो मेजर्स फूड पांडा के हैं वही मेजर्स एमरेट्स एयरलाइन के होंगे, वही किसी बैंक के होंगे, वही किसी इंश्योरेंस कंपनी के होंगे। तो हमें सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस को भी मेजर करना पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी मेजर करना पड़ेगा, खासतौर पे सर्विस सेक्टर। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि जी होटल है तो फॉर एग्जांपल उसमें भी वही रूल अप्लाई कर रहे हैं, हमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। और कंपनी सिर्फ नॉन फाइनेंशियल पे एनालाइज नहीं होगी, सिर्फ फाइनेंशियल पे एनालाइज नहीं होगी, इसका एक मिक्स बनाना पड़ेगा।
जिसके अंदर हम अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है बिजनेस में, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं? सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे काम किया जाए, और वो आपकी सक्सेस के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गई, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो गई, रीजनेबल प्राइस हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गई, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी हो गई, एम्प्लॉयज लॉयल्टी हो गई। ये सारे आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर काम करते हैं, जो कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं। नॉन फाइनेंशियल से ही निकलेंगे, इसके अलावा नहीं निकल सकते, तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब इसको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी ये होता है कि एक मॉडल है हमारे पास, उस मॉडल को अगर स्टडी कर लिया जाए, विच इज कॉल्ड बैलेंस स्कोर कार्ड, तो ये पूरे टॉपिक को कवर कर लेता है। नॉट ओनली ये फाइनेंशियल को कवर कर लेगा, बल्कि ये नॉन फाइनेंशियल को भी कवर कर लेगा। अब जैसे ये एक सवाल है हमारे पास पेपर का, explain the argument for using the profit measure as the all encompassing measure of the performance of the business। यानी कि थ्योरी परफॉर्मेंस मेजर के बारे में कि प्रॉफिट मेजर्स जो होते हैं वो ऑल इनकम्पासिंग मेजर्स होते हैं। दूसरा, डिस्क्राइब ईच ऑफ द 4 पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होता है और 3 नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। यानी कि बैलेंस स्कोर कार्ड भी इंफेसाइज किसको कर रहा है? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को, जिसमें एक कस्टमर से रिलेटेड हो गया, एक एम्प्लॉयज से रिलेटेड हो गया, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया। इनको वो कहता है इन चारों एरियाज के अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ढूंढो, सबको मिक्स करो और एग्रीगेट बेसिस के ऊपर कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करो। अब फॉर एग्जांपल अगर ये कंपनी देखी जाए तो ये बेसिकली एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। अब मैंने कहा ना, कंपनी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है सिनेरियो में, क्योंकि हम जर्नल बात नहीं करेंगे, हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे। अब एक लो कॉस्ट एयरलाइन, एक ऐसी एयरलाइन जो बजट एयरलाइन कहलाती है, उसका उन्होंने केस दे दिया कि कंपनी है जो कि लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी एयरलाइन है, और वो एंड दिस इट डज दिस बाय, कैसे करती है वो? ऑपरेटिंग मोस्टली इन सेकेंडरी सिटीज टू रिड्यूस लैंडिंग कॉस्ट। ऐसे शहरों में ऑपरेट करती है जहां पर जहाज को लैंड करने की जो कॉस्ट होती है, जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, वहां से वो खर्चा अपना कम कर लेती हैं। यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, दीज आर लीज्ड रादर देन बॉट आउटराइट। उनके एयरक्राफ्ट बहुत कम लिमिटेड होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा लोग ना रखने पड़े मेंटेनेंस के लिए। हैविंग ओनली वन कैटेगरी ऑफ सीट क्लास, वो सिर्फ बिजनेस, फर्स्ट क्लास, ऑपरेशनल, इकोनॉमी क्लास, वो सिर्फ एक ही क्लास होती है। नो प्री एलोकेटेड सीट्स और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ये नहीं रखते वो। फोकसिंग ऑन ई कॉमर्स विद कस्टमर बोथ टिकटिंग बोथ बुकिंग टिकट्स एंड चेक इन फॉर फ्लाइट्स ऑनलाइन, ताकि स्टाफ कम रखना पड़े, डिजिटलाइजेशन की वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाए। अब ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है इनके पास्ट के बारे में कि एयरलाइन वाज गिवन एन ऑन टाइम अराइवल रैंकिंग ऑफ 7th बेस्ट बाय द कंट्रीज एविएशन अथॉरिटी, who rank all 50 of the country's airline based on number of flights which arrive on time। अब यह है एयरलाइन के लिए अराइवल टाइम पर, डिपार्चर टाइम पर इज अ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो बैलेंस स्कोर कार्ड में कवर होगा। फ्लाइट कैंसिलेशन इज अनदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब होता ये है अब होता ये है इस सवाल को तो अभी हम बाईपास कर देते हैं। होता ये है कि जब हम नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर को सोचेंगे ना, तो हम सिचुएशन को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम में सवाल आएगा तो प्रैक्टिस करेंगे। हम एक होटल को फॉर एग्जांपल, चाहे इसका केस पास पेपर में आया हो ना आया हो, ठीक है, इसको हम डिस्कस करें तो हम जर्नल सोचें इसके बारे में। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है होटल्स में जाने का, रेस्टोरेंट्स में जाने का, तो वो उसके हिसाब से सोचे कि वो क्या इंडिकेटर्स हैं नॉन फाइनेंशियल जो मुझे एज अ कस्टमर अपील करते हैं, वही हम बिजनेस पे अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से एक बंदा है वो ट्रैवल करता है, तो वो एयरलाइन के बारे में सोचे। एक बंदा है वो ट्रेन के जरिए ट्रैवल करता है, बस के जरिए ट्रैवल करता है, वो उसके बारे में सोचे।
कि मुझे क्या क्या चीजें, एक बंदा है वो ऑनलाइन लेक्चर परचेज करता है, वो उस कंपनी की उस बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में सोचे, कोई एक एक भी सोचेगा ना तो उसको अभी सामने आना शुरू हो जाएंगे। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं होटल्स की या रेस्टोरेंट्स की, सही है, तो यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल में हमारे पास एक आ जाएगा स्टाफ कर्टेसी। स्टाफ कर्टियस कितना है? अब ये जो कर्टियस कर्टियस स्टाफ होता है ना, ये सर्विस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप गए, आपने काउंटर पे पहुंचे, आपने कहा जी मैंने एक रूम बुक करवाया था, तो वो कहते हैं कि जी कब बुक करवाया था, ऐसा है वैसा है, अभी बैठ जाएं, अभी इंतजार करें, अभी टाइम लग रहा है, 1 घंटा 2 घंटा हो गए और आपको चेक इन पे लगा के रखा हुआ है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। स्टाफ आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कर्टेसी नहीं दिखा रहा, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरी जगह आप जाके देते हैं तो वो कहते हैं सर आइए बैठिए, आपको जूस दिया जाता है, ड्रिंक सर्व की जाती है, आपको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर बोला जाता है, अगर फॉर एग्जांपल चेक इन में डिले हो रहा है तो आपसे एक्सक्यूज किया जाता है फॉर द टाइम बिंग। ये चीज अब उस कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगी। बात दफा स्टाफ बदतमीज होता है एयरलाइन का, ड्यूरिंग दी फ्लाइट वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, बात दफा वो बहुत कर्टियस होता है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो होटल केस में, अब होटल में एक और एग्जांपल हो सकती है कि आपका एम्बियंस कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। कुछ जगहों पर हम जाते हैं तो फैमिलीज कंफर्टेबल नहीं होती, एम्बियंस ऐसा नहीं होता, फैमिलीज कंफर्टेबल नहीं होती, वो वहाँ पर विजिट करना पसंद नहीं करती। इसी तरह आपके जो मेन्यू के अंदर जो डिशेज हैं, नंबर ऑफ डिशेज वहाँ बहुत लिमिटेड होती हैं। कुछ जगहों पर वो अपने कस्टमर को इनोवेटिव डिशेस निकालते रहते हैं। इस तरह से सोचेंगे ना तो एग्जाम में हम ज्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयरलाइन का सोचें, अभी हमने बात की ऑन अराइवल। अराइवल अब हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल कोई भी एयरलाइन हम लें, वो कभी टाइम पर नहीं आती, कभी लेट हो जाती है, कभी उसमें मेंटेनेंस के प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, कभी जहाज अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, डिले हो रहा होता है। सो एज विद ट्रेन इन बसेस, फिर उसकी सीट्स कंफर्टेबल नहीं होती, कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, स्टाफ सपोर्टिव नहीं होता। इसी तरह आपने ऑनलाइन लेक्चर किसी से लिए तो वो जो रिस्पॉन्ड टाइम है, वो रिस्पॉन्ड टाइम सही नहीं दे रहा है आपको, आपकी क्यूरी रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। या आपने ई कॉमर्स वेबसाइट का अगर फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम करना है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, वेबसाइट समझ ही नहीं आ रहा, एसीसी की वेबसाइट को देख लें, इट्स टू डिफिकल्ट टू नेविगेट, स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है नेविगेट करना, तो नेविगेट करना मुश्किल होगा तो वहां पर प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को, वो अपनी मतलब हासिल नहीं कर सकता वहां पर। तो बाज दफा वहां पर पेमेंट ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, वो पेमेंट ऑप्शन में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से स्टूडेंट बायर नहीं बनता। तो नंबर ऑफ विजिटर कितने आए वेबसाइट के ऊपर, कितनों ने कितनी देर स्टे किया, कितने पेजेस को विजिट किया, कितनों ने जो ना वो आपका कार्ट इस्तेमाल किया, कितनों ने कार्ट में प्रोडक्ट डाल के उसकी पेमेंट कर दी, कितनों ने पेमेंट नहीं की, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कस्टमर यानी कि रिपीट बिजनेस कितना हुआ, न्यू कस्टमर्स कितने आए आपके पास, ये सारी चीजें हम बैलेंस स्कोर कार्ड में टच करेंगे।